एक टाइम था जब हम एशिया के ब्राज़ील माने जाते थे। 1950s और 60s में इंडियन फुटबॉल टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। आज हालात ये है कि 1.4 बिलियन लोगों का देश, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, वो फीफा रैंकिंग में 100 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। हम अफगानिस्तान से हार रहे हैं, हम सीरिया से हार रहे हैं, वो देश जहां पिछले कई सालों से सिविल वॉर चल रहा है, जहां के खिलाड़ियों के पास ट्रेनिंग ग्राउंड तक नहीं है। सोचिए, एक तरफ इंडिया है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक, स्पोर्ट्स बजट बढ़ रहा है, आईसीएल जैसी ग्लैमरस लीग है, और दूसरी तरफ वो देश है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, फिर भी वो हमें हरा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारे जीन्स में प्रॉब्लम है? क्या हमें फुटबॉल खेलना नहीं आता? या फिर कहानी कुछ और है? जो हम टीवी पे देखते हैं वो 90 मिनट का मैच, वो सिर्फ रिजल्ट है। असली खेल ग्राउंड के बाहर बंद कमरों में, फाइल्स के नीचे और वोटिंग बैलेट्स के बीच खेला जा रहा है। ये फेलियर प्लेयर्स का नहीं है, ये फेलियर कोचिंग का भी नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर का फेलियर है जिसे डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि फुटबॉल कभी ग्रो ना कर सके। लेकिन सवाल ये है कि ये सब नेचुरली हुआ या इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। हर साल हम वही रोना रोते हैं, इंडियन टीम कोई मैच हारती है, फैंस गुस्सा होते हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग से ट्रेंड करते हैं, कभी आइगर स्टाइमैक को गाली पड़ती है, कभी प्लेयर्स की फिटनेस को ब्लेम किया जाता है। हमारे दिमाग में नैरेटिव ये सेट कर दिया गया है कि क्रिकेट रिलीजन है, इसलिए फुटबॉल मर रहा है। हम सोचते हैं कि सारा पैसा और अटेंशन क्रिकेट ले जाता है, इसलिए सुनील छेत्री जैसे लेजेंड्स के रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें लगता है कि प्रॉब्लम लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप है, लेकिन ये सब झूठ है। ये वो एक्सक्यूज है जो सिस्टम आपको देता है ताकि आप असली वजह ना जान सकें। अगर क्रिकेट की वजह से फुटबॉल नहीं चलता तो अर्जेंटीना में मेसी और क्रिकेट साथ में नहीं, बल्कि अर्जेंटीना में दूसरी स्पोर्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंग्लैंड में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों मैसिव इंडस्ट्रीज कैसे हैं? असलियत ये है कि इंडियन फुटबॉल की मौत का रीज़न क्रिकेट नहीं है, उसका रीज़न है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और उसका चलाया हुआ फ्यूडल सिस्टम। चलिए इस सिस्टम को रिवाइंड करके डिकोड करते हैं। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने हाईजैक कर लिया। कई दशकों तक इंडियन फुटबॉल को ऐसे लोगों ने चलाया जिसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं था। उनका इंसेंटिव फुटबॉल को डेवलप करना नहीं था, उनका इंसेंटिव था अपनी चेयर बचाना। यहाँ पर सिस्टम का असली गेम समझना बहुत जरूरी है। AIFF का प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? क्या फैंस वोट करते हैं? नहीं। क्या प्लेयर्स वोट करते हैं? नहीं। वोट करते हैं स्टेट एसोसिएशन। हर स्टेट की फुटबॉल एसोसिएशन के पास वोट होता है। अब सुनने में ये डेमोक्रेटिक लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आधे से ज़्यादा स्टेट एसोसिएशन सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती हैं। इनमें से कई एसोसिएशंस में सालों से कोई लीग नहीं हुई, कोई ग्रास रूट प्रोग्राम नहीं हुआ। इनका काम फुटबॉल प्रमोट करना नहीं है, इनका काम है इलेक्शन के टाइम पर करंट प्रेसिडेंट को वोट देना और बदले में ग्रांट यानी पैसा लेना। ये एक पैट्रोनेज सिस्टम है। प्रेसिडेंट स्टेट एसोसिएशंस को खुश रखता है ताकि वो पावर में रहे, और स्टेट एसोसिएशंस प्रेसिडेंट को वोट देते हैं ताकि उन्हें बिना काम किए फंडिंग मिलती रहे। इस पूरे साइकिल में फुटबॉल कहीं नहीं है। अगर इंडियन टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर भी गई तो इन ऑफिशियल्स को क्या फ़ायदा होगा? उल्टा नुकसान है, क्योंकि तब स्कर्निटी बढ़ जाएगी, मीडिया सवाल पूछेगी, प्रोफेशनल लोग सिस्टम में आएंगे, और एक करप्ट या इनकम्पिटेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा डरता है कम्पिटेंस से। इसलिए मीडियोक्रिटी को मेंटेन करने के लिए मजबूरी बन जाती है इनकी। लोग इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि फीफा के एक स्ट्रिक्ट रूल है, नो थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस। अगर सरकार AIFF के करप्शन को साफ करने के लिए इंटरवीन करती है तो फीफा इंडिया को बैन कर देता है। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा हमारे करप्ट ऑफिशियल्स उठाते हैं। वो फीफा के बैन का डर दिखाकर अपनी मनमानी करते हैं। ये एक परफेक्ट शील्ड है। आप सिस्टम साफ करने जाओगे तो फुटबॉल रुक जाएगी, तो मजबूरन फैंस और सरकार को शांत रहना पड़ता है। अब आते हैं उस चीज़ पर जो पिछले एक डिकेड में सबसे बड़ा डिसेप्शन रहा है, इंडियन सुपर लीग यानी ISL। 2014 में जब ISL आया तो हमें क्या दिखाया गया? चमक धमक, बॉलीवुड स्टार्स, बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जो रिटायर होने वाले थे, और एक सपना कि अब इंडियन फुटबॉल बढ़ेगा।
रिलायंस और आईएमजी ने मिलकर ये लीग बनाई। सरफेस पर लगा कि कॉरपोरेट पैसा आ रहा है, प्रोफेशनलाइजेशन आ रहा है, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रक्चर देखिए। आईएसएल ने फुटबॉल का बेसिक रूल ही तोड़ दिया, प्रमोशन और रेलीगेशन। दुनिया की हर बड़ी लीग में अगर आप अच्छा खेलोगे तो ऊपर जाओगे, बुरा खेलोगे तो नीचे गिर जाओगे। ये डर और लालच ही क्लब्स को मजबूर करता है टैलेंट डेवलप करने के लिए। लेकिन आईएसएल को फ्रेंचाइज मॉडल पर बनाया गया, बिल्कुल आईपीएल की तरह है। यहाँ आप पैसा देकर टीम खरीदते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से नहीं। इसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर समझिए। जब एक क्लब ओनर को पता है कि चाहे वो 10th पोजीशन पर आए या फर्स्ट पर, वो लीग से बाहर नहीं होगा, तो वो ग्रास रूट्स पर पैसा क्यों खर्च करेगा, वो एकेडमी क्यों बनाएगा। वो बस मार्केटिंग करेगा और कुछ बड़े नाम साइन कर लेता है ताकि टिकट बिके। फुटबॉल डेवलपमेंट सेकेंडरी हो गया, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बनाना प्राइमरी हो गया। इस सिस्टम ने आई लीग, जो इंडिया की ओरिजिनल लीग थी, उसका गला घोट दिया। आई लीग के क्लब्स जो कम पैसे में असली टैलेंट निकाल रहे थे, उन्हें सेकंड टियर बना दिया गया। सोचिए, एक सिस्टम जहां मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एंट्री फी की वैल्यू है। इस स्ट्रक्चर ने प्लेयर्स का माइंडसेट भी बदल दिया। पहले प्लेयर्स का सपना होता था फॉरेन लीग्स में खेलना या नेशनल टीम को जिताना। अब सपना बन गया है आईसीएल का कॉन्ट्रैक्ट लेना, क्योंकि वहाँ पैसा है। कंफर्ट जोन आ गया। जब आपको बिना इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म किए करोड़ से मिल रहे हैं, तो आप खुद को पुश क्यों करोगे। यहीं पर हमने देखा कि इंडियन प्लेयर्स की इंटेंसिटी खत्म हो गई। इस पॉइंट पर प्रॉब्लम इवेंट नहीं, स्ट्रक्चर बन जाती है। हम सोचते हैं प्लेयर्स लेजी हो गए हैं, लेकिन सच ही है कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर ने उन्हें कंप्लेसमेंट बना दिया है। और फिर आता है सबसे गहरा और घिनौना सच, एज फ्रॉड। जब भी हम सोचते हैं कि हमारी अंडर 17 टीम या अंडर 19 टीम अच्छा कर रही है, तो हम खुश होते हैं, लेकिन अक्सर बाद में पता चलता है कि वो प्लेयर्स अपनी असली उम्र से 2-3 साल बड़े हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम का फीचर है। कोचेस और अकेडमीज को रिजल्ट दिखाना होता है ताकि फंडिंग मिले। शॉर्ट टर्म में जीतने के लिए वो ओवर एज प्लेयर्स खिलाते हैं। इसका नुकसान क्या होता है? एक 16 साल का बच्चा जब 14 साल के बच्चे के साथ खेलेगा, तो ऑब्वियसली वो ताकतवर दिखेगा, तेज दिखेगा, वो जीत जाएगा। लेकिन जब वो असली 20 साल की उम्र में पहुंचेगा, तो उसकी ग्रोथ रुक चुकी होगी। जबकि जो प्लेयर ईमानदारी से खेला था, वो तब पीक पर होगा। यही वजह है कि हमारे प्लेयर्स जूनियर लेवल पर एशियन जायंट्स को टक्कर देते हैं, लेकिन सीनियर लेवल पर आते आते गायब हो जाते हैं। लोग इसे स्टेप पे क्यों करते हैं? नॉर्मलाइजेशन यहाँ आता है। पेरेंट्स सोचते हैं सब कर रहे हैं, अगर मेरा बच्चा नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। कोचेस सोचते हैं अगर ट्रॉफी नहीं आई तो एकेडमी बंद हो जाएगी। ये एक विशियस साइकिल है जहाँ ईमानदारी एक डिसएडवांटेज बन गई है। आज 2026 में हम इसका नतीजा देख रहे हैं। आइगर स्टाइमैक या कोई भी कोच आता है, वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि प्लेयर्स के पास बेसिक स्किल्स नहीं है। बॉल कंट्रोल, पासिंग, विजन, ये चीज़ें 12-13 साल की उम्र में सिखाई जाती हैं। नेशनल टीम का कोच आपको ABCD नहीं सिखा सकता, वो आपको ऐसे लिखना सिखाता है। लेकिन क्योंकि हमारा ग्रास रूट सिस्टम करप्ट है और एज फ्रॉड से भरा है, हमारे प्लेयर से ABCD सीखे बिना सीधा ऐसे लिखने पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारे पास फैन कल्चर का भी एक इल्यूजन है। गोवा में फुटबॉल का मैडनेस है, लेकिन ध्यान से देखिए वो मैडनेस इंडियन फुटबॉल के लिए कम और यूरोपियन या लैटिन अमेरिकन फुटबॉल के लिए ज़्यादा है। हम मैन यूनाइटेड, रियल मैड्रिड या अर्जेंटीना की जीत पर सड़कों पर उतरते हैं। ये ग्लोबल कैपिटलिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हम कस्टमर्स बन गए हैं फॉरेन लीग्स के। हमारा अटेंशन, हमारा पैसा, हमारी मर्चेंडाइज सेल्स सब बाहर जा रहा है। लोकल फुटबॉल का सपोर्ट करना मुश्किल है क्योंकि प्रोडक्ट खराब है, और प्रोडक्ट खराब इसलिए है क्योंकि सिस्टम खराब है। लोग पूछते हैं सोल्यूशन क्या है, कब सुधरेगा ये सिस्टम। लेकिन सच ये है कि जब तक AIFF एक वोटिंग मशीन बना रहेगा, जब तक ISL एक क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी, और जब तक ग्रास रूट्स पर एज फ्रॉड का कैंसर रहेगा, कोई भी कोच आ जाए, कोई भी स्टार प्लेयर आ जाए, नतीजा वही रहेगा। हम गलती ये करते हैं कि हम इंडिया को स्लीपिंग जायंट बोलते हैं। फीफा के पुराने प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने ये कहा था और हम खुश हो गए। लेकिन असलियत ये है कि इंडिया फुटबॉल का स्लीपिंग जायंट नहीं है। इंडिया फुटबॉल का कोमाटोज पेशेंट है, जिसे जिंदा रखा गया है, ठीक होने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो उसके इलाज के नाम पर अपना धंधा चला सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से